नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्योंकि अब एस्टेट की बात करें तो बहुत ही कम समय रह गया है। आपको अब सीरियस होके पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो लगभग कन्फर्म हो चुका है कि 2022 में जो बच्चे एस्टेट क्वालिफाई करेंगे उनको टीजीटी भर्ती में मौका मिल जाएगा। 99.9% ये तय हो चुका है और आपके सामने उद्दीपक है, स्टिमुलस है, टीजीटी भर्ती निकली हुई है। तो आपका जो सारा ध्यान है एस्टेट को क्वालिफाई करने में होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं उनके भी पेपर में समय कम है। अब तक यही स्टेटमेंट आ रही है सरकार की तरफ से कि पेपर जो तय तारीख पर ही होने वाला है सीईटी का। ठीक है, तो बस आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान करना है, एक अच्छी सी रणनीति के द्वारा तैयारी करनी है, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, यही मौका है अपने सपनों को साकार करने का। तो मेरी तरफ से तो कुछ ही टॉपिक शेष बचे हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण की, तो हमने लगभग काफ़ी कंप्लीट कर ली है। तो थोड़े टॉपिक रह रहे हैं, वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में भी मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लें, चाहे इसके पार्ट हो जाएं, तो थोड़ा सा तो पढ़ते हैं। आज हम समास करते हैं। ये समास क्या होता है? समास, इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। पहले तो एक शब्द देके आपसे पूछा जाता था कि इसमें कौन सा समास है, इस प्रकार से। अब समास विग्रह करके पूछा जाता है, सही विग्रह है या नहीं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समास। सबसे पहले तो समास का जो होता है, इसका अगर हम संधि करें तो सम प्लस आस से बना है ये समास। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना होता है। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त करना होता है। समास के कुल भेद पूछे जाएं तो 6 होते हैं। ठीक है, और समास के अगर मुख्य भेद या पदों के आधार पर पूछे जाएं तो 4 ही इसके मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। अव्ययी भाव होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। इसके बाद द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व के बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये मुख्य रूप से 4 ही समास होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ये अव्ययी भाव क्या होता है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यय हो जाना। अव्यय को आप जानते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। इसमें पहले पद की प्रधानता रहती है। इसमें पहले पद की प्रधानता रहती है। जैसे भर पेट, हर घड़ी। अगर हम भर पेट लिखा है ना, अगर हम पेट लिखते हैं तो पेट को पेटों लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये भर अव्यय लग गया साथ में तो भर पेट को भर पेटों नहीं लिख सकते। तो ये सारे का सारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। समझ लो, अव्यय हो जाना इसका जो अर्थ हो गया। इसी प्रकार से हर घड़ी है, हर घड़ी। अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी को घड़ियों लिख देंगे हम। ठीक है, घड़ियों को घड़ियों लिख देंगे, लेकिन हर घड़ी को हर घड़ियों नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से ये हो गया अव्ययी भाव। इसमें आपको ध्यान कैसे रखना है कि इसमें जो आगे होता है, पहला इसका पद होता है, वो कह लीजिए या तो आपको अव्यय है, अव्ययी भाव तो है ही, अव्यय तो होगा ही, या इसके सामने उपसर्ग हो सकता है, या इसके सामने उपसर्ग हो सकता है। यही अव्ययी भाव की निशानी है। मैंने काफ़ी सारे यहाँ ले लिए हैं उदाहरण जो इम्पोर्टेंट थे, शायद आपको यहीं से आपको एग्ज़ाम में मिल जाए देखने को। तो देख लेते हैं। जैसे यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार यथास्थान, यथा कर्म, यथा साध्य, आजीवन आजन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजीवन आजन्म, इसमें अव्ययी भाव समास है। यावजीवन, कृपया पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रतिदिन इम्पोर्टेंट है, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष, प्रत्येक, परोक्ष, प्रत्यक्ष,
निर्विद, निसंकोच, निर्भय, अनुरूप, अनुकूल, सपत्नीक, सपरिवार, मृत्युप्रांत। ये मृत्युप्रांत 2 बार एस्टेट में शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है, मृत्युप्रांत 2 से भी ज़्यादा बार। इसको ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर है नियमानुसार, दिन प्रति दिन। इसके अलावा है सादर, अनजाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे खटके, निधड़क, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, दमादम, रात भर, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ। ऐसे शब्द सारे अव्ययी भाव में आते हैं। बीचों बीच, भरसक, इम्पोर्टेंट है। पल पल, बार बार, घर घर, एक बारगी, कोठे कोठे। ठीक है, देने को 2-3 उदाहरण देके भी मैं काम निपटा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, शायद इनमें से आपको कोई देखने को मिल जाए पेपर में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट समास है वो है द्वंद्व समास। वो है द्वंद्व समास। तो ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है जोड़ा, जोड़े में होता है, आपने देखा है, या युग्म विग्रह करने पर और आता है बीच में, अथवा आ जाता है या आ जाता है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं ना तो इसमें या तो और आ जाएगा, या अथवा आ जाएगा, या आ जाएगा। थोड़ी सी समझने की बात है, अच्छे से पहचान हो जाती है। सबसे पहले है इतरेतर द्वंद्व। इसमें इसके 3 भाग होते हैं। इतरेतर द्वंद्व जैसे माँ बाप, स्त्री पुरुष, दाल रोटी। कभी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसमें कौन सा द्वंद्व है। ठीक है, तो आपको सारे का सारा पता होना चाहिए। इसमें जो दोनों शब्द होते हैं ना, जिसमें द्वंद्व होता है, वो दोनों बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माँ बाप है, माता भी उतनी इम्पोर्टेंट है, पिता भी, स्त्री पुरुष, दाल रोटी। इसी प्रकार के शब्द इसमें रखे जाते हैं जिनकी मतलब कि इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, तो वो होता है इतरेतर द्वंद्व। उसके बाद वैकल्पिक। वैकल्प मतलब कोई विकल्प हो गया, जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, सुख दुख, सुख या दुख, धर्माधर्म। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्माधर्म, धर्म अधर्म। इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। इसी प्रकार से लावा अलाव, लाव अलाव, लाव या इसको इस प्रकार से हो सकता है अलाव। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है शीतोष्ण, शीत या उष्ण। तो ये हो गया वैकल्पिक द्वंद्व। उसके बाद है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व मतलब कि इसमें एक ही कैटेगरी के मिलेंगे आपको शब्द। जैसे हाथ पाम है, हाथ और पाम दोनों हमारे हाथ शरीर के अंग हैं। मक्खी मच्छर, ये दोनों कीट हैं। धन दौलत, इस प्रकार के यहाँ पर शब्द मिलेंगे, वो समाहार द्वंद्व में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्वंद्व। आगे आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे त्रिफिला, नवरात्रि, सतरंग, सप्ताह, द्विगु, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, इकतारा, पंचवटी, पंसेरी, अठवारा। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कर्मधारय समास। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जिसमें पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। इसमें द्विगु में भी पूछा जा सकता है। जो द्विगु होता है 2 गायों का समूह होता है। ठीक है, 2 गायों का समूह, गायों का समूह द्विगु होता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि द्विगु में कौन सा समास है, तो 2 गायों का समूह द्विगु होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखना है। 3 फलों का समाहार मतलब कि समूह होते हैं, आगे संख्या दी होती है। इस प्रकार से द्विगु की पहचान होती है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें विशेष्य विशेषण वाली आपने पहचान रखनी है। विशेष्य विशेषण को आप जानते हैं ना। विशेषण वो शब्द जो विशेषता बताए, विशेष्य वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए। नील कमल, कैसा है कमल, नीला। तो कमल की विशेषता बताई किसने, नील ने, नीले ने कमल की विशेषता बताई कि कमल नीला है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कर्मधारय समास में आ जाते हैं।
भला मांस, भला है जो मांस। कमल नयन, कमल के समान है जो नयन। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। महान है जो आत्मा, महान है जो राजा। काली है जो मिर्च, कृष्ण है जो काला है जो सांप, कृष्ण सर्प। नील गाय, नीली है जो गाय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। इस प्रकार के जब शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो ये सारे के सारे कर्मधारय समास में आ जाएंगे। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हमारे 4 समास कर लिए हैं। बहुव्रीहि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, उसमें बहुत सारे शब्द बताने वाले होंगे, मैं काफ़ी सारे इंक्लूड कर दूंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके। और तत्पुरुष, उसके आगे सब पार्ट होते हैं, कर्ता कर्म वो कारक सारे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास को कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।